डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है अपना रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शंस। तो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर्स में। उसकी एक फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेल स्क्वेयर साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर एम बाई एक्स स्क्वेयर ई माइनस बी साई इज इक्वल टू 0। लास्ट टाइम मैंने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी थी उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये डेल है, जो ये लैप्लासियन ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर, इट इज़ लैप्लासियन ऑपरेटर। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में ही आता है। तो इसको मैं खोल करके लिखने की बजाय इसको एक ऑपरेटर की फॉर्म में मैंने लिखा है, बस और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अब देखो, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखो हमारे पास दो बातें हैं। एक तो है ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा है एंगल के बारे में। दो तरह की बातें समझिएगा। जैसे एक तो मेरे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, और दूसरे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स वाई जेड होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई होते हैं। तो अब आप लोगों के स्कोप का इतना ज़्यादा कुछ तो नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पूरी डेरिवेशन आती है जो कि आपको नहीं पढ़नी है अभी, कि कैसे हम लोग आर थीटा फाई की फॉर्म में इक्वेशन को सोल्व करके और हाइड्रोजन एटम के लिए जो इस इक्वेशन का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, पॉसिबल सॉल्यूशन, वो ड्राइव करते हैं। फिलहाल आप ये समझिए, ये जो मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई में रिलेशन क्या है, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ओ ये ओरिजिन है, ये ए। इस पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया जो कि हाइड्रोजन एटम के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो मैंने यहाँ मान लिया। मतलब ओ ए, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, इसको मैंने आर बोल दिया। अब ये जो ओ ए है, आर है जो, वो आर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल को मैं बोल रहा हूँ थीटा। इस ओ ए का जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, देखो ओ ए का प्रोजेक्शन, ये वाला, ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ फाई। फिर से समझिए, ओ ए आर है जो डिस्टेंस है, जो आर, वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, और उस ओ ए का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ फाई। तो यहाँ से जो हमारे पास x होता है, y होता है और z होता है, वो मैं लिखूंगा क्या होते हैं। x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z आर कोस थीटा। ये पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक रिलेशन है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, जब ये इक्वेशन हम सोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आता है, वो देखिए। वो जो सॉल्यूशन आएगा वो आर थीटा और फाई की फॉर्म में आएगा। इसको मैं बोलता हूँ आर आर थीटा थीटा एंड फाई। आर थीटा और फाई की फॉर्म में आपने निकालना है। ये फंक्शन है 3, कैपिटल आर कैपिटल थीटा कैपिटल फाई, जो मैंने यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर जो आर है, आर आर, ये फंक्शन केवल और केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस आर। थीटा और फाई दोनों एंगल हैं। थीटा भी एंगल पे डिपेंड करता है, ये वाला जो फैक्टर है,
और फाई ये जो फैक्टर है ये भी एंगल पे ही डिपेंड करता है। अब फिर से याद कीजिए, जब मैंने लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि क्वांटम नंबर्स में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो 3 कांस्टेंट ये हमें वहाँ से मिलते हैं। अब वही जो 3 कांस्टेंट हैं कौन कौन से, एन, एल और एम, ये वैल्यूज़ वो देखिएगा ध्यान से, आर, थीटा और फाई उनमें से किस किस पर डिपेंड करता है, जरा ध्यान से समझिए। ये है रेडियल पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल पार्ट, और ये टोटल है जो इसको बोलते हैं एंगुलर पार्ट, क्योंकि ये एंगल है ना, तो साई आर थीटा फाई है जो, ये किसके इक्वल आ गया, आर के साथ मैं लिख रहा हूँ एन एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, थीटा एल एम, फाई एम, मतलब जो आर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, थीटा है जो वो एंगुलर क्वांटम नंबर पे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, और फाई केवल और केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा हाइड्रोजन के लिए, साई आर थीटा फाई, ये किसके इक्वल हुआ, देखो इसको मैं रेडियल पार्ट बोल रहा हूँ, रेडियल पार्ट एन और एल पे डिपेंड है, और साथ में मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट जो है ना वो थीटा और फाई दोनों को मिला करके बोल रहा हूँ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एल और एम। इस तरह से सॉल्यूशन आता है हमारे पास इसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर फिर से समझिएगा 2 पार्ट है, एक रेडियल पार्ट है और एक एंगुलर पार्ट है। रेडियल पार्ट केवल और केवल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना है, और जो एंगुलर पार्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे, थीटा और फाई दोनों एंगल हैं। आप ध्यान से समझिएगा, क्वांटम नंबर्स में जब मैंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस किया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का प्रोजेक्शन है वो हमें क्या बताता है कि ऑर्बिटल कैसा है, ऑर्बिटल की शेप क्या है। तो बिल्कुल सिमिलर वे से ये जो एंगुलर पार्ट है, एंगुलर पार्ट हमें क्या बता रहा है, अल्टीमेटली ये हमें ऑर्बिटल के बारे में ही बताएगा, ये डिस्टेंस के बारे में बताएगा जो रेडियल पार्ट है, और जो एंगुलर पार्ट है ये किसके बारे में बताएगा, ऑर्बिटल के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा 2 पार्ट जो आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल वेव फंक्शन, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो ध्यान से देखिएगा, n की वैल्यू, l की वैल्यू, ऑर्बिटल और रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, ऑर्बिटल है 1s, तो r की वैल्यू क्या है, z/a0 पावर 3/2 e पावर माइनस ZR/a0। जब 2 है तो 0 और 1, मतलब ये 2s और ये 2p, तो r की वैल्यू z/2a0 पावर 3/2 2 माइनस ZR/a0 e पावर माइनस ZR/2a0
एंड फॉर 2p इट इज 1/2√6 z अपॉन a0 3/2 ZR by A0 e पावर माइनस ZR बाई 2A0। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिएगा ये चीज़ें क्या हैं। देखो Z है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, ऐसे हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए आप करेंगे तो 2 हो जाएगा। और A0 है जो A0 मोस्ट प्रोबेबल रेडियस कह सकते हो या डिस्टेंस कह सकते हो, और हाइड्रोजन के केस में A0 की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर और 0.529 एंगस्ट्रॉम। इनमें से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हो या याद कर सकते हो। अब ध्यान से देखिए E क्या है, बेस है नेचुरल लॉग का। अब अगर आप 1s के लिए रेडियल पार्ट को ड्रॉ करना चाहते हैं, 1s के लिए आप देखना चाहते हैं कि रेडियल फंक्शन कैसा है, ड्रॉ करें अगर हम तो इट इज आर आर और ये है डिस्टेंस आर, सॉरी पिकोमीटर में। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। फोर 200 600 ये पिकोमीटर में है। तो देखिएगा जरा, अब ये ग्राफ है जो है इसका नेचर कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। इसका मतलब 1s के केस में जो रेडियल पार्ट है वो इस फंक्शन पे डिपेंड करता है, एक्सपोनेंशियल पार्ट पे। जब आप r को इंक्रीज करेंगे, मतलब एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और अल्टीमेटली इतने डिस्टेंस पर आके ये एक्सिस को टच कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाता है यहाँ पे। बोलो क्लियर ये चीज़, कंटिन्यूसली ये चीज़ डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम बात करें 2s के लिए, नेक्स्ट भी है 2s ऑर्बिटल के लिए देखें अगर हम। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ नोड है कोई या नहीं, तो बीच में कोई भी जगह पर देखो कहीं डिसकंटिन्यूटी या कहीं पे मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 1s के अंदर रेडियल नोड नहीं है, रेडियल नोड नहीं है। अब अगर आप 2s की बात करते हैं तो 2s के लिए क्या होता है, पहले एक बात को समझिए, ये जो फैक्टर है ना, देखो ये वाला ब्रैकेट वाला 2 माइनस ZR बाई A0, इसको अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो यहाँ से ZR बाई A0 इज इक्वल टू 2, या फिर R की वैल्यू आ जाएगी 2A0 बाई Z। अगर ये R की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, R की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, मतलब R बिकम्स 0 कब, एट R इज इक्वल टू 2A0 बाई Z। अब A0 की वैल्यू क्या है, वही 52.9 पिकोमीटर, और Z क्या है 1। अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं इधर इस एक्सप्रेशन में, तो R रेडियल पार्ट की वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है नोड को, और नोड कहाँ आ रहा है, जहाँ रेडियल पार्ट 0 हो रहा है, इतने डिस्टेंस पे। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वहाँ पर ये नोड होगा। अब नोड क्या होता है, आप लोगों की बुक्स के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उसके अंदर ये क्लियर कट लिखा गया है कि नोड एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसी जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होती। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट
मोस्ट एप्रोप्रिएट, आई रिपीट, देखो आपको बुक में जो लिखा है नंबर लेने के लिए तो वही लिखना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट जो हम बात कहें वो ये है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो, जीरो नहीं हो, मिनिमम हो, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो 2s के अंदर नोड आएगा, एक रेडियल नोड, और वो नोड कहाँ आ रहा है, जब r इज इक्वल टू 2a0/z इतना डिस्टेंस अगर हम लेते हैं। तो अब इसका प्लॉट देखिए जरा, 2s का प्लॉट क्या बनेगा, तो वही हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे कैपिटल R R और x एक्सिस पे R इन पिकोमीटर। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, सॉरी यहाँ ऊपर नहीं जाएगा ये जो पॉइंट है देखो ये वाला, दिस इज रेडियल। तो 2s के अंदर एक रेडियल नोड आ गया। इसी तरीके से 3s का अगर आप बनाएंगे तो उसके अंदर 2 रेडियल नोड आ जाएंगे। मैं 3s का भी यहाँ बना देता हूँ, दिस इज फॉर 2s एंड 3s का यहाँ बनाता हूँ मैं छोटा सा R R और यहाँ पर R। अब 2 नोड आने का मतलब क्या है, एक तो ये आ गया देखो, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ये वैल्यू फिर धीरे धीरे इंक्रीज होगी, फिर ये ऐसे। अब ये जो 2 पॉइंट हैं ये नोड रेडियल नोड्स 3s के। इसी तरीके से आप P के अंदर बना सकते हैं, इसी तरीके से D के अंदर बना सकते हैं। अब 2P है जो उसको देखिए, 2P का जो रेडियल फंक्शन है उसके अंदर देखो इस तरह की कोई टर्म नहीं है, जैसे यहाँ था ना 2 - ZR/n कंटिन्यूस टर्म है जैसा 1s के केस में था। इसका मतलब 2P के केस में भी कोई रेडियल नोड नहीं आएगा। ये बात आप याद रखिए, जैसे S1 से स्टार्ट होता है, P2 से, D3 से और F4 से, तो हर एक का जो पहला ऑर्बिटल है, S का पहला ऑर्बिटल 1s, P का पहला ऑर्बिटल 2P, D का पहला ऑर्बिटल 3D और F का पहला ऑर्बिटल 4F। पहले ऑर्बिटल में कभी भी नोड नहीं होता रेडियल नोड, ये चीज़ याद रख लीजिए। फर्स्ट ऑर्बिटल किसी भी सबशेल का हो, S P D F का कोई भी, वो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था क्वांटम नंबर्स में कि S1 से स्टार्ट हो रहा है, P2 से, D3 से और F4 से। पहला आपको ये समझे कि 1F क्यों नहीं होता, या F का 1 का पहला 1F भी हो सकता है, तो उसका भगवान ही मालिक है। अदरवाइज 1S 2P 3D और 4F जो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें कोई भी रेडियल नोड नहीं आएगा। तो ये था हमारा रेडियल पार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एंगुलर वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।